हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कई दिन के बाद अपनी वीडियो आ रही है क्योंकि जब वो अग्निपथ वाला डिसीजन आया ना, अग्निवीर वाला, तो मैंने सोचा कि क्या पता सिलेबस चेंज हो गया हो या टेंथ का सिलेबस रख दे। कुछ पता नहीं, इनका कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो टेंथ का सिलेबस रख देते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि वीडियो सिलेबस कंप्लीट रूप से ये डिसाइड हो जाएगा कि फिजिक्स आ रहा है, उसमें ट्वेल्थ लेवल का ही सिलेबस आ रहा है, तो बाद में वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है। तो मैंने आज आपके लिए लेके आया हूँ, मैं ऐसे ही 30 दिन तक, लगातार 30 दिन तक आपके लिए टॉप कॉन्सेप्ट रामबाण, जिसको क्या कहते हैं, रामबाण, थर्मोडायनेमिक्स का रामबाण, ऐसे ही सभी चैप्टर्स के रामबाण मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। एक विमी गति के लिए रामबाण, रामबाण समझते हो ना। ठीक है। एक विमी गति के लिए रामबाण, जिसका सबका सॉल्यूशन एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। अगर एक विमी गति में आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये गारंटी की बात है कि आपका यहीं से आएगा, और पढ़ने के बाद भी आपको बिलीव हो जाएगा कि यहीं से क्वेश्चन आ रहा है या यहीं से क्वेश्चन आएगा। देखो बच्चों, मैं भी, बच्चे नहीं हो आप, मेरे भाई हो ना, भाई बहन जो भी वीडियो देख रहे हो, तो मैं भी आपकी तरह पहले स्टूडेंट था, नेवी एयरफोर्स की तैयारी करता था। लेकिन मेरा क्या था कि इंग्लिश, ये बड़ा गंदा, आई हेट। सो कभी भी मैं इंग्लिश में पास नहीं हुआ, कभी भी इंग्लिश में पास नहीं हुआ। हमेशा कट ऑफ को क्लियर कर देता था, इंग्लिश पढ़ता भी था, मेरे को पता था इंग्लिश मेरी वीक है, तो मैं इंग्लिश पे ध्यान भी देता था, लेकिन कभी भी इंग्लिश को मैं पार नहीं कर पाया। फिजिक्स मैथ में मैं कभी भी फेल नहीं हुआ, ना जीके में फेल नहीं हुआ, ना रागा में। ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स में कभी भी फेल नहीं हुआ, इंग्लिश में कभी भी पास नहीं हुआ। ठीक है। तो सोचो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और अब की बार मैं ओवर एज हो चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं आपको सारे क्वेश्चन, देखो मैंने एग्जाम दिए हैं, मैंने 5 से 6 एग्जाम दिए हैं, 3 से 4 नेवी के दिए हैं, 4 से 5 एयरफोर्स के दिए हैं। अब डोंट और बेफिक्र रहो, मैं आपको वही कॉन्सेप्ट कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। मेरे को अच्छी तरह से पता है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो मैथ के क्वेश्चंस भी मैं आपको अपलोड करवा सकता हूं। ठीक है। सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, INA फिजिक्स पे, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है, यदि कोई वस्तु, आप भी जब पेपर ये हमारे कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तो आया था, ये क्वेश्चन भी आया था, ये क्वेश्चन भी आया था। तो चलो देखो, यदि कोई वस्तु गति के आधे समय तक v1 चाल से, यदि कोई वस्तु गति के आधे समय तक v1 चाल से तथा शेष आधे समय v2 चाल से तय करती है, कोई डिस्टेंस दे रखी है आपको, है ना, गति आधे समय तक, देखो आधे समय को ध्यान रखना, आधे समय तक v1 चाल से और शेष आधे समय तक v2 चाल से तय करती है, दूरी तय करती है, गति करती है, तो उसका औसत वेग क्या होगा, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार नहीं, हर बार पूछा जाता है, अब की बार भी पूछा जाएगा। दो कॉन्सेप्ट आपके सामने, फर्स्ट और सेकंड, इनमें से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। एक ही डेट को आपके एग्जाम होने हैं, 24 जुलाई डेट आ चुकी है, आपको भी अच्छी तरीके से पता है। नेवी की अभी डेट कंफर्मेशन नहीं हुआ है, एयरफोर्स का आ चुका है। 24 जुलाई को एग्जाम होगा, और 24 जुलाई के किसी भी शिफ्ट में, 3 शिफ्ट होती हैं, तो तीनों शिफ्ट में से किसी भी शिफ्ट में ये कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, पहले बता दे रहा हूं, याद रखना। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि आधे समय तक v1 चाल से और आधे समय तक v2 चाल से गति करती है, तो औसत वेग या औसत चाल उसका क्या होगा, v1 प्लस v2 अपॉन में 2। ये तो सिंपली कर देते हो, याद रखना सिर्फ आधे समय के लिए, आधे समय के लिए। ठीक है ना। देखो मैं आपको ये एक, आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो मैं आपको इनको कंप्लीट रूप से इनकी डेरिवेशन जो है वो निकाल के दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है, जो भी हमें करना है इसी में करना है, बिकॉज पहले बच्चे तैयारी को छोड़ चुके थे, क्योंकि 1 साल हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा, ना इनरोलमेंट लिस्ट आ रही है, कुछ भी डिसीजन नहीं आया, तो बच्चे अपनी उम्मीद खो चुके थे। अब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो नए सिरे से कर रहे हैं। अब तैयारी छोड़ने के बाद तो लगभग तो भूल ही जाते हैं ना, लगभग याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं, तो नए सिरे से सभी बच्चे स्टार्ट कर रहे थे। तो अगर ये वीडियो देख ली तो आपने एक मिनट में गति का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो अगला कॉन्सेप्ट है, जब कण की गति की आधी दूरी, देखो इसमें आधा समय था, इसमें क्या है, आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल उसकी क्या होगी, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये था आधी दूरी के लिए, आधी दूरी के लिए। चलो आगे देखो,
जब जब एक कण प्रथम 1/3 दूरी v1 चाल से तथा द्वितीय 1/3 दूरी v2 चाल से तथा अंतिम 1/3 दूरी v3 चाल से तय करता है तो क्या होगा। देखो यहाँ पे 2 था, देखो 2 पार्ट किए थे उसने, आधी आधी किया था ना, तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे क्या कर रहा है, 1/3 कर रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना तो समझते हो आप, और इतना तो याद भी रखना आपको। ठीक है ना, यहाँ पे 3 आ गया, v1 प्लस v2 v1 v2 v3 ऊपर आ जाएगा, नीचे एक बार v1 12 23 31 12, वही सिस्टम है, 23 31 12 23 31 23 31 12, याद रख सकते हो 23 31 12। और ये कॉन्सेप्ट एक जगह पे और काम में आता है जब आपको 3 डायमेंशन दी होती हैं, इसका निर्देशांक दे दिया, इसका निर्देशांक दे दिया, इसका निर्देशांक दे दिया, त्रिभुज, मैथ की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें यहाँ पे कि क्या काम में आता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो होता है 1/2 x1 23 मतलब y2 माइनस y3 ऐसे आता ना, प्लस x2 31 y3 माइनस y1 प्लस x3 12 y1 माइनस y2, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें आया ना 23 31 12, तो ये आप याद रखना, ट्रिक है याद करने की। तो इसमें भी आपको क्या करना है, एक बार 23 31 12। आ रही बात समझे? ठीक है, चलो आगे देखो। आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, कन्फर्म है ये पूछा जाएगा। दो कण जिनके विस्थापन समय ग्राफ के ढाल θ1 और θ2, दो कण, देखो मैं ये टाइप कर लेता लेकिन मैं टाइप नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं है ना, अभी आपके पास 1 महीना बचा है, तो टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है, तो सिलेबस हो नहीं पाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ 30 दिन है, 30 दिन में 30 कॉन्सेप्ट के या 30 चैप्टर्स के रामबाण वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर वो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। दो कण जिनके विस्थापन समय ग्राफ के ढाल θ1 और θ2 एवं वे क्रमशः v1 और v2 हैं, तो v1 अपॉन में v2 इक्वल टू tan θ1 अपॉन में tan θ2, v1 अपॉन में v2 इक्वल टू tan θ1 अपॉन में θ2। तो देखो कभी भी आपको पूछा जाए कि दो कण है जिनका वेग ये है और विस्थापन समय ग्राफ में ढाल ये है, तो आपको कौन पूछ सकता है, ये 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पे, एक है वेग v1 v2, एक है θ1 θ2, तो इनमें से कोई भी तीन देकर आपसे क्या पूछ सकता है, चौथा पूछ सकता है, 3 देकर चौथा पूछ सकता है। तो वो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे, θ1 अपॉन में सॉरी v1 अपॉन में v2 इक्वल टू θ1 अपॉन में θ2। आ रही बात समझे? अगर आपसे एक बार बाय चांस ये भी पूछ लेता है कि इसकी ढाल क्या होगी, वेग v1 और v2 है, तो ढाल आपको सीधा कर देना है। ये कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखना कि tan थीटा इज इक्वल टू होगा आपका v1 अपॉन में v2, ये बात आपको याद रखनी है। कैसे याद रखोगे कि आपको वेग दे देगा, इसका वेग इतना है, इसका वेग इतना है, तो ढाल बताओ, ढाल क्या बताओगे, tan थीटा इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2, तो ढाल निकाल दोगे, थीटा की वैल्यू निकाल दोगे, है ना। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे कि v1 तो है 1 और v2 क्या है √3, v1 है 1 v2 है √3, आपसे पूछता है डाल क्या है, तो डाल क्या बता दोगे आप, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। अब 1 अपॉन में √3 किसकी वैल्यू दी है, tan में किसकी वैल्यू दी, tan 30 डिग्री की, किसकी, tan 30 डिग्री की। तो tan देखो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, tan 30, इससे गलत कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसका क्या आ गया, ढाल आ गया। अगर आपको एंगल ये कौन है ना डिग्री में नहीं दिया हुआ है, रेडियन में दिया होता है, ये क्या हो जाएगा π/6, क्या हो जाएगा π/6 आपका यहाँ हो जाएगा ढाल। आ रही बात समझ? तो चलो आगे है, एक समान गति करते हुए कण का वेग विस्थापन समय ग्राफ का ढाल। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहली वीडियो कराई थी, उसमें भी मैंने बताया था, एक समान जो गति हो रही है उसमें विस्थापन और समय का ग्राफ किसको दर्शाता है, वेग को दर्शाता है। सीधी सी बात होते हैं, तो वेग क्या होता है, dx/dt, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। किसको, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो एक समान गति करते हुए कण का वेग विस्थापन समय ग्राफ का ढाल। आ रही बात समझ में? अरे भाई विश्वास रखो, आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, 100% गारंटी है इस बात की कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, आगे है
आगे देखो, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल जितना अधिक होगा कण का वेग भी उतना ही अधिक होगा, इसका विलोम भी सत्य है। मतलब सीधी सी बात है, ये बढ़ता जाएगा, जितना ये ज्यादा होता जाएगा वेग भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा। ये हुआ विस्थापन आपका एस, लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। इसको कुछ भी लिख सकते हो आप, डी भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, और ये होगा आपका टाइम, टाइम एक्सिस हो गई, है ना। तो दोनों का ग्राफ जितना ज्यादा होगा, ग्राफ जितना बड़ा होगा, वेग उतना ही क्या हो जाता है, बढ़ता जाएगा। वेग उतना ही होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आ रही बात समझ। और इसका विलोम भी सत्य है, मतलब अधिक की जगह पे क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। आ रही बात समझ। इसका विलोम भी सत्य है, ये बताना चाह रहा आपको। आगे है V और T से घिरा क्षेत्रफल। V T ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल कण का विस्थापन। मुझे पता है आपने ये बात आज तक नहीं पढ़ी होगी कि V और T का ग्राफ का क्षेत्रफल जो है वो कण के विस्थापन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, कण के विस्थापन को दर्शाता है। हम सुनाते हैं ना, आया ही मैं इसलिए हूं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो आज तक आपने नहीं पढ़े हैं और आज तक आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये पढ़ने के बाद फिजिक्स से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे। किससे, फिजिक्स से, ठीक है। चलो देखो, V और T से ग्राफ घिरा क्षेत्रफल कण के विस्थापन को दर्शाता है, कण के विस्थापन को दर्शाता है। अब देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको ये बात। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, जैसे ये है, हो गया, ठीक। ये V हो गया और ये क्या हो गया, T, क्या हो गया, T। अब क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं कि विस्थापन इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा यहाँ पे विस्थापन इज इक्वल टू, मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, वेग इनटू में समय। क्या लिखना पड़ेगा, वेग इनटू में समय। अब आप एक बात बताओ, कभी भी हमने क्षेत्रफल निकाला है, आपने पैराबोला का जो चैप्टर है, और सॉरी पैराबोला से आगे जो आता है निश्चित समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग जब हम पढ़ते हैं तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं ना, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है कि टी के सापेक्ष हम किसका क्या करेंगे, वी डी टी कर देंगे भाई साहब। क्या कर देंगे, वी डी टी, समाकलन इंटीग्रेशन वी डी टी, टी के सापेक्ष वेग का क्या कर देंगे, समाकलन। और वो किसको दर्शाएगा, विस्थापन को। कैसे, मैं बता रहा हूं ना कैसे दर्शाएगा। वो देखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की बात है बस। क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला था, समाकलन करके। v की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, डी एक्स बटे डी टी। सीधी सी बात है, डी एक्स बटे डी टी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, डी एक्स बटे डी टी, क्योंकि वेग क्या था, विस्थापन परिवर्तन की दर, दोनों कैंसिल, क्या बच गया, डी एक्स। क्या बच गया, डी एक्स। अब डी एक्स क्या होता है भाई साहब, डी एक्स का इंटीग्रेशन आपने किया है कभी, किया है क्या, इंटीग्रेशन डी एक्स, डी इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू होता है अक्स। मतलब यहाँ पे क्या है, एक, एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, अक्स होता है, और अक्स यहाँ पे क्या है, विस्थापन है। ये ना, चलो समझने, कॉन्सेप्ट को समझना है आपको कि वेग और समय का ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल कण के विस्थापन को दर्शाता है। वीडियो लंबी होगी लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम टॉप वाले हैं, सारे के सारे टॉप कॉन्सेप्ट है। एक भी में गति में बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे देखो, वेग समय से ग्राफ का ढाल त्वरण को दर्शाता है। अच्छी तरह से पता है, वेग और समय ग्राफ का ढाल किसको दर्शाएगा, त्वरण को दर्शाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन के त्वरण इक्वल टू होता है डीवी बटे डी। क्या होता है, डीवी बटे डी, त्वरण को दर्शाता है। अरे डीवी बटे डी का मतलब तो समझते हो क्या, अवकलन। ठीक है ना, डी का मतलब होता है अवकलन, डिफ्रेंशिएशन। यदि कोई कण t1 समय तक a1 चाल से, बात को समझो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, टॉप कॉन्सेप्ट है। यदि कोई कण t1 समय तक a1 चाल से, a1 त्वरण से त्वरित होता है, t1 से समय तक a1 त्वरण से त्वरित होता है, तथा t2 समय तक a2 त्वरण से त्वरित होता है। दोनों आ रही बात समझ में, a1 त्वरण से t1 समय तक त्वरित होता है, और a2 त्वरण से t2 समय तक त्वरित होता है। तो औसत त्वरण क्या होगा, देखो पहले हमने पढ़ा था औसत चाल, औसत चाल पढ़ी थी ना, आधे समय के लिए बोल रहा था, तो क्या किया था हमने, v1 प्लस v2 बटे 2। और आधी दूरी के लिए बोल रहा था, तो क्या किया था, 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, ये किया था। और अब क्या बोले कि 1/3 दूरी के लिए भी बोला था, तो क्या था, 3v1 v2 v3 अपॉन में v1 v2 प्लस v2 v3
प्लस V3 V1, ये था उसमें, था ना। अब ऐसे ही यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ऐसे ही यहाँ पे पढ़ने वाले कि यदि कोई कण T1 तक समय तक A1 से T2 तक A2 से त्वरित होता है तो औसत त्वरण क्या होगा? औसत त्वरण होगा आपका A1 T1 A2 T2 अपॉन में T1 प्लस T2, A1 T1 A2 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। आपको याद रखना है, देखो कॉन्सेप्ट तो आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट मैं बता सकता हूँ, आपके माइंड में ऐसे फिट तो कर नहीं सकता, लेकिन आपको समझा सकता हूँ। आपका कोई डाउट हो तो आपको पूरा उसका एक्सप्लेनेशन निकाल के बता सकता हूँ। लेकिन 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 ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे घोल के पिला दूंगा, ये तो है नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा, और ये मेरा वादा है आपसे कि कॉन्सेप्ट अगर ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं तो एक भी में गति का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस ये वीडियो देख लेना, ठीक है। तो A1 T1 क्या जाएगा? त्वरण A1 T1 8 प्लस A2 T2 अपॉन में T1 प्लस T2, A1 T1 प्लस A2 T2 अपॉन में T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, ठीक। आगे है, यदि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान मतलब M1 और M2 वस्तुओं पर समान बल F लगता है। याद हो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी, सारे के सारे मतलब टॉप कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। यदि दो भिन्न द्रव्यमानों M1 और M2 की वस्तुओं पर समान बल F लगाते हैं तो उनमें त्वरण क्रम से A1 तथा A2 उत्पन्न होता है। उनमें त्वरण क्या होता है? A1 और A2 उत्पन्न होता है। अब यदि वस्तुओं को जोड़ दिया जाता है, वस्तुओं को क्या हमने कर दिया? एक जगह मिला दिया, दोनों को जोड़ दिया, तब निकाय पर समान बल F लगाया जाता है। जोड़ने के बाद निकाय पर समान बल F लगाया जाता है तो निकाय का त्वरण होगा। तो निकाय का त्वरण क्या होगा? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, आपको भी पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। मतलब क्या है कि यदि दो M1 और M2 के हैं, M1 M2 द्रव्यमान है इनका, अगर इन दोनों को मिला के एक कर दिया मतलब M बना दिया, ठीक है, तब भी F ही बल लग रहा था, अब भी क्या लग रहा है? F बल ही लग रहा है, F बल ही लग रहा है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका त्वरण क्या होगा, तो त्वरण आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू A1 A2 अपॉन में A1 प्लस A2, A इज इक्वल टू A1 A2 अपॉन में A1 प्लस A2। सीधा कॉन्सेप्ट है। आपको अगर M1 का मान देते थे, M2 का मान देते थे, F का मान देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई मतलब ही नहीं है, ना F से मतलब, ना M1 से मतलब, ना M2 से। हमें मतलब तो किससे? A1 और A2 से। तो A1 की वैल्यू पुट करो, A2 की वैल्यू पुट करो, सीधा आपके पास क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा। और एक बात बता दो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू मी, अब की बार का जो आपका अग्निवीर का पेपर आने वाला है वो पिछले पेपर से थोड़ा सा टफ आ सकता है अकॉर्डिंग टू मी। देखो कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमें टफ के तरीके से याद करना है, तो इजी आए तो भी हम उसको कर सकें। तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। सीधा एम की वैल्यू, एफ की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, सीधा A1 A2 अपॉन में A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A, ये हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक। आगे देखो ये कॉन्सेप्ट, अरे भाई देखो, यदि वस्तु विराम से गति करना प्रारंभ करती है, यदि वस्तु विराम से गति करना प्रारंभ करती है तथा समान त्वरण से गति करती है। देखो विराम से मतलब उसका वेलोसिटी क्या है? प्रारंभिक वेग किसको कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी होती है आपका u, ठीक है। तो u की वैल्यू यहाँ पे क्या आपकी 0, u की वैल्यू क्या है? 0। समान त्वरण से गति करती है, एक समान त्वरण से गति कर रही है तो वस्तु द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी t स्क्वायर की अनुक्रमानुपाती होती है। t सेकंड में तय की गई दूरी t स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। आपको बोले कि यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है, सपोज दैट, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आपको सीधा कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा वो, आपको बोलेगा कि यदि कोई वस्तु विराम से गति करना प्रारंभ करती है तो एक समान त्वरण से गति कर रही है तो 1, 2 तथा 3 सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात बताओ। सोचो कि अनुपात क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं होता, छोड़ो ना उसको, सीधा कॉन्सेप्ट आप याद रखो, S समानुपाती टी स्क्वायर। तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, क्योंकि स्क्वायर तो करना हमें,
सेकंड जो टाइम दे रखा है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब 1:4:9 होगा। आई ना बात समझ में। आप इतना याद रखो कि विराम से गति प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण से चलती है, तो एस किसके, टी स्क्वायर के समानुपाती होगा। अब बताओ ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है मैं आपको बता देता हूँ। गति का दूसरा समीकरण अगर आपने पढ़ा है, उसकी वीडियो मैंने आपके लिए नहीं लेके आया, बीच में छोड़ दी थी, लेकिन अब करवा देता हूँ। गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। u है यहाँ पे प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, a है त्वरण, t है समय। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो एस है ना, ये दूरी है, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये ए त्वरण है, टी है समय, यू है अंतिम प्रारंभिक वेग और वी है अंतिम वेग। तो हमें बात करनी है दूसरे समीकरण पे। किस पे, दूसरे समीकरण पे। दूसरा समीकरण देखो यहाँ पे क्या है आपका, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर दिख रहा है। अब आपको क्या बोल रहा है कि प्रारंभ, विराम से प्रारंभ करती है, मतलब u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। u इज इक्वल टू क्या बताया मैंने आपको, पहले बता दिया था। तो u इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसको हटाओ, ये 0 है तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, और इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। हटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 1/2 ए टी स्क्वायर। अब 1/2 भी क्या है भाई साहब, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। 1/2 भी क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसको भी हटा देंगे। बात आ रही समझ में। अब त्वरण क्या है, देखो एक समान है। एक समान जो होती है ना, मतलब त्वरण क्या है, नियत है। क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से हमको क्या बोल सकते हैं, नियत बोल सकते हैं। और वो आप बोलो तो क्या बोल सकते हैं, नियतांक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नियतांक बोल सकते हैं। और नियत राशि को हटा के हम क्या कर सकते हैं, ए को भी हटा दिया, तो क्या बच गया हमारे पास, टी स्क्वायर। अब ए को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, एस समानुपाती टी स्क्वायर। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। तो एस समानुपाती टी स्क्वायर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु, अगला कॉन्सेप्ट है, इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना, दोनों के दोनों किस पे डिपेंड है, दूरी के ऊपर डिपेंड है। दूरी से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। यदि कोई वस्तु विराम से गति करना प्रारंभ करती है, किससे, विराम से, तथा समान त्वरण से गति करती कर रही है, हमें कोई मतलब नहीं, करने दो, तो वस्तु के द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी, किसमें, nवें सेकंड में तय की गई दूरी 2n-1 की अनुक्रमानुपाती होती है। अब मैं आपको बोलूं कि nवें सेकंड के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, गति का समीकरण होता है, वो क्या होता है। nवें सेकंड के लिए आप सुनो इसको, s इज इक्वल टू क्या होता है, nवें सेकंड के लिए आपका होता है s इज इक्वल टू u प्लस a/2 ये होता है nवें सेकंड के लिए पूछता है गति का दूसरा समीकरण। एक मिनट में आपको इसको रेड कलर में लिख के बताता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा ना अच्छे से। s इज इक्वल टू यू प्लस 2n-1, ये होता है दूसरा समीकरण nवें सेकंड के लिए। अब वही बात है, विराम से प्रारंभ करती है तो हम किसको, u को हटा देंगे, श्योर सी बात है, u को हटा देंगे। फिर से विराम से प्रारंभ करती है, प्लस का साइन हट दिया, 1/2 कॉन्स्टेंट है, ये भी हट जाएगा। अब a हटाएंगे तो क्या आएगा, a कॉन्स्टेंट है, a को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रपोर्शनल का साइन आएगा। किसका साइन आएगा, प्रपोर्शनल का। तो s समानुपाती होता है किसके, 2n-1 के। s किसके समानुपाती हो गया, 2n-1 के। अरे बात समझ में। अब यहाँ पे पूछेगा, देखो दोनों की जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होगी उसमें आपको फर्क दिखाई देगा। वहां पे तो जो पहला कॉन्सेप्ट था, देखो यहाँ पे आपको बोलेगा कि 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। क्या, 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। और इस कॉन्सेप्ट में आपको बोलेगा प्रथम, द्वितीय और तृतीय, या ये बोलेगा कि पहले, दूसरे और तीसरे, ये कॉन्सेप्ट बोलेगा। देखो पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड के लिए बोलता है तो आपको कॉन्सेप्ट करना है 2n-1 वाला। और आपको बोलता है कि 1 सेकंड और 2 सेकंड में है तो आपको करना है n स्क्वायर वाला या t स्क्वायर, जो भी आपका वहां पे टाइम है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको देखो क्या करोगे 2n-1, तो प्रथम द्वितीय और तृतीय, ज्यादातर किसके लिए पूछता है, प्रथम द्वितीय तृतीय के लिए पूछता है, तो आप इसको भी याद रख सकते हो। प्रथम 1 2 3 के लिए 1 4 9 और प्रथम द्वितीय और तृतीय के लिए 1 3 5, ठीक है ना। n की वैल्यू होगी, हम यहाँ पे प्रथम के लिए बोलता है तो n की वैल्यू 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 -1 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये 2 इंटू में 2 मतलब 4 -1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और 2 इंटू में 3 मतलब 6 -1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5, 6 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे 5, तो 1 3 और 5, ठीक है। आगे देखो, व्यू वेग से गति करती हुई वस्तु को ब्रेक लगा, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, आप तो मतलब सारे कॉन्सेप्ट ऐसे जहर वाले हैं जो आपने सोचे होंगे, लेकिन आपको कहीं पे भी एक साथ नहीं मिलेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल INA फिजिक्स पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो और मजे ले सकते हो, ठीक। यू वेग से गति करती हुई वस्तु को ब्रेक लगाकर एस दूरी के अंदर रोका जाता है। यू वेग से कोई वस्तु गति करी, उसको ब्रेक लगा दिया और एस दूरी के अंदर रोक दिया। कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, देखो यहां से, यदि वही वस्तु एन यू वेग से गति कर रही है तो समान ब्रेक लगाकर रोका जाए तो यह एन स्क्वायर दूरी तय करने के पश्चात रुकेगी, तो यह एन स्क्वायर एस दूरी तय करने के पश्चात रुकेगी। अब देखो, मैं आपको बोलूं कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है, या फिर आप बोल सकते हो साइकिल चल रही है, बाइक चल रही है, ट्रक चल रहा है, कुछ भी है, भाड़ में गया, हमें मतलब है वेग और डिस्टेंस से। तो 2 मीटर प्रति सेकंड है और इसको ब्रेक लगाकर 3 मीटर की दूरी के बाद इसको रोक लिया जाता है। यदि यह एन यू वेग से, मतलब यह 2 गुणे वेग से, मतलब 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मीटर बाद यह रुकेगी भाई साहब। कितने मीटर बाद रुकेगी, 12 मीटर बाद। ये हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अगर आपको कोई बोलता है, क्वेश्चन में आपको बोलता है कि यू वेग से चल रही है और एस डिस्टेंस बाद रुक जाती है, यदि यह एन यू वेग से, यदि वेग को 2 गुणा कर देते हैं, 3 गुणा कर देते हैं, तो जितना गुणा करता है उसका स्क्वायर करके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। जितना वेग को बढ़ाता है उतना ही डिस्टेंस का स्क्वायर कर देना। या आपको नीचे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि यू स्क्वायर, ये समीकरण होता है जब डिस्टेंस रोकते हैं ना, रोकते हैं तो त्वरण क्या हो जाता है, अवमंदित होती है ना वस्तु। अवमंदन का मतलब होता है वो धीरे धीरे उसका वेग होता है वो कम होता जा रहा है, वेग घटता जा रहा है, तो उसको अवमंदन बोलते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s। अब अवमंदन हो रहा है तो त्वरण के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस प्लस 2as, ये बताया था ना मैंने। अब लेकिन यहाँ पे अवमंदन हो रहा है तो इसने त्वरण को क्या ले लिया, ऋणात्मक ले लिया, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अब अंतिम वेग 0 है क्योंकि वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, रुक जाती है, वो वस्तु रुक जाती है ना। कोई भी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, कुछ भी कार है ना, तो वो रुक जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, अंतिम वेग होता है 0। तो v0 हो गई, ये इधर आएगा तो त्वरण क्या बोल दिया आपको, एक समान त्वरण से चल रही है। देखो वे जैसे चल रही है ना, तो समान ब्रेक लगाकर, त्वरण उसका क्या है, नियत है। त्वरण क्या है, नियत है, तो इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको हटा देंगे तो एस समानुपाती यू स्क्वायर, एस समानुपाती यू स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं, कि यदि वेग को n गुना कर दिया जाता है, यदि वेग को n गुना कर दे तो समान बल के लिए s क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। यदि हम कह सकते हैं कि यदि वेग को n गुना कर दें तो समान बल के लिए डिस्टेंस जो है, दूरी, वो n स्क्वायर गुना हो जाएगी। सीधा सा आपको ये याद रखना है। जैसे मैंने भी बताया था कि वेग को क्या कर दिया था, 2 गुना कर दिया था, तो दूरी को हमने क्या किया था, 4 गुना किया था। मतलब इसको तो 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसको 3 को 12 से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था हमें। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। यदि वायु प्रतिरोध नगण्य मान लें, तो वस्तु उसी प्रेक्षेपण बिंदु पर उसी परिमाण के वेग से लौटती है जिस वेग से उसे फेंका जाता है। कोई वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं, कहाँ पे, ऊपर फेंक रहे हैं। अब वायु प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, वायु में कोई भी प्रतिरोध नहीं है। या मैंने
सीधे कोई पत्थर को फेंका, एक फ्रेंड के पास दूसरे फ्रेंड के पास बॉल फेंकता है, यदि वायु प्रतिरोध हम नगण्य मानते हैं तो वह उसी वेग से वापस लौटती है जिस वेग से उसे फेंका जाता है। यह बात आप याद रख सकते हो, ठीक है। देखो आगे देखो, सभी वस्तुएं मुक्त रूप से समान त्वरण से नीचे गिरती हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि नीचे गिरते टाइम उन पे क्या लगता है, गुरुत्वीय त्वरण जी लगता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या लगता है, जी लगता है। सभी वस्तुएं मुक्त रूप से समान त्वरण से नीचे गिरती हैं। देखो नीचे गिरने वाला कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एक बात यह भी याद रख सकते हो, आपको बोलता है कि एक सिक्का, सीधी सी बात है, एक सिक्का और एक गोला। सिक्के का द्रव्यमान है 5 ग्राम और गोले का है 5 kg। तो गिरते समय इनमें से किसका त्वरण अधिक होगा? सीधी सी बात है, किसी का भी त्वरण अधिक नहीं होगा, दोनों का इक्वल होगा। दोनों का त्वरण क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि नीचे गिरते समय क्या लगता है, गुरुत्वीय त्वरण लगता है। और जो एक कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। आ रही बात समझ में? आगे देखो, यदि दो वस्तुएं समान ऊंचाई से नीचे गिराई जाती हैं तो वे समान समय में समान वेग से जमीन पर पहुंचती हैं। यदि दो वस्तुएं समान ऊंचाई से नीचे गिराई जाती, समान ऊंचाई से गिरा रहा है, याद रखना, किसे, समान ऊंचाई से गिरा रहा, तो वह समान समय में समान वेग के साथ नीचे पहुंचती है। मतलब क्या है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने इस ऊंचाई से एक गोला गिराया जिसका द्रव्यमान अभी भी मैंने बताया कि 5 kg था, एक सिक्का गिराया जिसका 5 ग्राम था। अब दोनों को छोड़ देते हैं ऊपर से एक समान ऊंचाई से और एक ही समय पे, मतलब दोनों को ताक्षणिक समय पे छोड़ते हैं, तो एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे। उनके कोई भी समय पश्चिता नहीं होगी, पहले या बाद में कोई भी नहीं पहुंचेगा, दोनों के दोनों साथ पहुंचेंगे। चाहे आप एक कागज भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, कागज भी ले सकते हो, लेकिन वायु प्रतिरोध क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। क्योंकि वायु प्रतिरोध नगण्य नहीं होगा तो कागज तो हवा में उड़ने लगेगा, तो वो कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। आपको वायु प्रतिरोध नगण्य लेना है और दोनों को एक साथ छोड़ोगे तो आप एक साथ गिरेंगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, निर्वात के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए, निर्वात के लिए। आगे देखो, यदि किसी मीनार के शीर्ष से एक पिंड यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा उसी बिंदु से समान वेग से एक अन्य पिंड नीचे की ओर फेंका जाता है तो दोनों जमीन पर समान वेग से पहुंचते हैं। तो दोनों जमीन पर समान वेग से पहुंचते हैं। देखो देखो, टाइम तो समान नहीं लगेगा, क्योंकि टाइम में तो एक तो ऊपर जा रहा है, एक नीचे की ओर आ रहा है ना। तो टाइम में तो थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे ये कोई मीनार है, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने एक पत्थर फेंका, वो ये ऐसे आएगा, श्योर सी बात है, ऊपर फेंकेंगे तो ऐसे ही आएगा। और एक मैंने पत्थर फेंका यहां से सीधा का सीधे नीचे, दोनों का वेग जो है ना, वेग दोनों का क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, वेग दोनों का क्या होगा, समान होगा। लेकिन 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 टाइम थोड़ा अलग हो जाएगा, इसका टाइम ज्यादा लगेगा और इसका टाइम कम लगेगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका आज के लिए। आगे देखो, जब कोई कण है, सॉरी जब कोई कण पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है तो इसका औसत वेग 0 होता है, परंतु इसकी औसत चाल 0 नहीं होती। अरे भाई, ये कैसे, अब प्रारंभिक बिंदु पर आ गया तो विस्थापन 0 हुआ क्या? सीधी सी बात है, प्रारंभिक बिंदु पे आ गया तो विस्थापन क्या हो गया, 0। अब विस्थापन 0 है तो वेग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने है भाई। लेकिन चाल 0 नहीं होगी, क्यों, चाल 0 क्यों नहीं होगी, चाल को क्या प्रॉब्लम हो रही है, चाल को प्रॉब्लम ये हुई कि दूरी 0 नहीं है। दूरी क्या है, अशून्य है। दूरी क्या आपके यहाँ पे अशून्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, चाल 0 नहीं होगी, वेग 0 हो जाएगा। आगे देखो, सापेक्ष वेग, मतलब पूरे चैप्टर का निचोड़ ही इसमें है एक ही वीडियो में। यदि कोई कण ए तथा बी, दो कण है, समांतर रेखाओं के अनुदिश समान दिशा में गति करते हैं, बी के सापेक्ष ए की आपेक्षिक चाल, बी के सापेक्ष ए की
तो वी ए माइनस वी बी, बी के सापेक्ष ए की, देखो जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको बाद में लिखते हैं, जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको बाद में लिखने। देखो मैंने ऐसे ए बी लिखा ना, तो इसका मतलब है कि बी के सापेक्ष ए की। अगर इसको मैं ऐसे लिखता कि बी ए, तो इसका मतलब होता ए के सापेक्ष बी की। याद रखना इस बात को, इस बात में बहुत कंफ्यूजन होता है, मेरे भी बहुत होता था ना। तो इस बात को आप याद रखना कि मैंने ए बी लिखा तो इसका मतलब है बी के सापेक्ष ए की, और बी ए लिखा तो मैंने इसका मतलब है ए के सापेक्ष बी की। जिसकी निकालते उसको पहले लिखते हैं, जिसका नहीं निकालते उसको बाद में लिखते हैं। ये बात आप ऐसे अपनी तरीके से ट्रिक बना के याद रख सकते हो। तो वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, और ए के सापेक्ष बी की हो जाएगी बी ए, तो वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ये अपेक्षिक चाल होती है, ये आप याद रखना, कॉन्सेप्ट सीधा पूछा जाएगा इसका क्या होगा। तो इन दोनों में से कोई भी आपको एक मिलता है तो आप कर सकते हो। लेकिन अब तो ये तो क्या था, समांतर था, ऐसे था मेरे भाई, ऐसे था, एक दूसरे के समांतर जा रही थी। लेकिन अब ये जा रही हैं असमांतर, एक जा रही है इधर, एक जा रही है इधर, एक इधर एक इधर। दोनों कण, यदि दोनों कण समांतर रेखाओं में परंतु विपरीत दिशा में गति करते हैं तो बी के सापेक्ष ए का, ए के सापेक्ष बी का, कुछ भी हो, बाहर में जाए दुनिया, दोनों का क्या होगा, एक ही होगा। देखो जैसे ये ऐसे है, ये ए बोलते देते हैं हम इसको, ये ऐसे जा रहा है, इसको बोल देते हैं वी बी और इसको बोल देते हैं वी ए। तो बी के सापेक्ष ए का, देखो बी के सापेक्ष ए का, बी के सापेक्ष ए का, अब बी है वो ए से ऑपोजिट साइड में जा रहा है। अब कभी भी हम देखो फिजिक्स में क्या होता है, पूरी फिजिक्स में हम यही करेंगे कि ऑपोजिट जो भी जा रहा है ना, जो हम पढ़ते हैं उसके ऑपोजिट जो भी रहा उसके साथ क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। मतलब माइनस था यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव, तो वी ए प्लस वी बी क्या जाएगा, वी ए प्लस वी बी। अब अगला कॉन्सेप्ट आपको इसी प्रकार ए के सापेक्ष वी की, ए के सापेक्ष बी की, तो वो आ जाएगा माइनस वी बी माइनस वी ए, क्योंकि ओपोजिट तो वी जा रहा है ना, ए थोड़ी जा रहा है। जो ओपोजिट जाता है ना उसको करते हैं। अगर यहीं पे ऐसा होता कि हम दोनों को, कि देखो एक बार ये हो गया आपका बी और ये इसको ए को ऑपोजिट भेज देते तो दोनों के साथ ए नेगेटिव आ जाता, वहां पे आपका बी ए बी है ना, उसमें आ जाता माइनस वी ए माइनस वी बी। ठीक है ना, आपको बोलेगा कि ए जो बी है वो ए के अपोजिट जा रहा है, तो बी है ए के अपोजिट जा रहा है ना, तो आपका ये आ जाएगा ये वाला। ठीक है, और ए है वो बी के अपोजिट जा रहा है, ये बोलता है, तो वी ए बी आपका क्या आएगा, माइनस वी ए माइनस वी बी, और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए ना, इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अगला आपका, माना जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, मतलब ऊपर की ओर क्या होता है, फेंकी जाती है। जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वायु घर्षण नगण्य है। यदि वायु का घर्षण जो है ना तो नगण्य है, तो वस्तु की गति के लिए अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g। यदि वायु प्रतिरोध हम नगण्य मानते हैं तो अधिकतम ऊंचाई वो क्या होगी, यू स्क्वायर बटे 2g, जिस वेग से उसको फेंका गया है, और ये हो जाएगा आपका गुरुत्वीय त्वरण, अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी। अब आपको बोलता है कि ऊपर जाने में लगा समय और नीचे में जाने में लगा समय, दोनों को देखें तो वो क्या हो जाएगा आपका, यू अपॉन में जी। देखो यहां से कॉन्सेप्ट पूछा जाता है आपको, या तो ऊपर ये बोल सकता है कि ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। आपको ये बोलता है कि नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, तो भी इसी का यूज करना है। लेकिन आपको ये बोल दे कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कंप्लीट प्रोसेस में कितना समय लगते हैं, तो उसको हम बोल देंगे उड्डयन काल t इक्वल टू 2t। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2u बटे जी। क्या जाएगा, 2u बटे जी। अगला है, जमीन पर टकराते समय वस्तु का वेग जिससे वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है। मतलब क्या है कि जिस वेग से ऊपर फेंका जाता है उसी वेग से नीचे आएगी। बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वायु घर्षण को हम नगण्य माने या वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो दोनों वेग क्या होंगे, समान होंगे। जिस वेग से ऊपर फेंका गया था उसी वेग से वस्तु नीचे आती है। ठीक है, जिस वेग से वस्तु को ऊपर फेंका गया था उसी वेग से वस्तु नीचे आती है। अगला कॉन्सेप्ट है, जब प्राप्त ऊंचाई अधिक न हो अर्थात u अधिक न हो, तो द्रव्यमान भार तथा त्वरण कण के साथ नियत रहते हैं, परंतु इसकी चाल, वेग, संवेग, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आदि समय के साथ परिवर्तित होते हैं।
परिवर्तित होते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हाइट है ना उसकी, वो ऊपर जो है ना ज़्यादा नहीं गया, ज़्यादा ऊंचाई कब नहीं जाएगी, जब यू क्या होगा, यू क्या होगा हमारा, कम होगा, मतलब यू अधिक न हो, यू अधिक न हो, वेग अधिक न हो उसका। तो द्रव्यमान त्वरण समय के साथ नियत रहते हैं, त्वरण और द्रव्यमान समय के साथ क्या रहते हैं, नियत रहते हैं, लेकिन चेंज क्या होता है, चेंज होता है यहाँ पे आपकी उसकी चाल, वेग, संवेग, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। मतलब कॉन्सेप्ट आपका यही है कि वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, ऊपर फेंका जाता है तो किस किस में चेंज होता है, तो त्वरण में चेंज नहीं होता है, चाल में चेंज होता है, वेग में चेंज होता है, संवेग में, स्थितिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा में। ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट है, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो जमीन के शीर्ष बिंदु तक जाते समय निम्न परिवर्तन होंगे। तो जमीन से शीर्ष बिंदु तक द्रव्यमान है उसका m, तो यहाँ से हमने उसको यहाँ फेंक दिया, यहाँ पे वस्तु वो पहुंच जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में किस किस में कितना परिवर्तन होता है। तो चाल में परिवर्तन होता है u, वेग में परिवर्तन भी u, संवेग में परिवर्तन mu। याद रहेगा, पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाल में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु को नीचे से ऊपर तक अंतिम ऊंचाई तक फेंका जाता है तो किस किस में कितना चेंज होता है। तो चाल में u, चाल में u, वेग में u, संवेग में mu और गतिज ऊर्जा में 1/2 mu²। देखो u का यूज करें तो हम यहाँ पे mu², गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी क्या होता है 1/2 mu²। तो यहाँ पे v तो का तो यूज हम कर नहीं रहे, अंतिम वेग तो क्या उसका शून्य होता है भाई साहब, शून्य होता है अंतिम वेग, याद रखना। अंतिम ऊंचाई पे पीक पॉइंट पर जो वेग है, वेलोसिटी है, वो शून्य हो जाती है, वापस आती है तो बढ़ता जाता है। देखो पृथ्वी तल पर वापस आने पर यह राशियां निम्न रूप से परिवर्तित होती हैं। देखो क्या हो रहा है कि ऊपर जाता है ना, तो ये तो क्या था u था, ये भी क्या था u था, ये क्या था mu था, और ये क्या था 1/2 mu²। लेकिन पृथ्वी तल पर जब वो वापस आती है ना, तो इनमें क्या क्या चेंजमेंट होता है, ऊपर से नीचे आती है। इन वो नीचे से ऊपर के थे और ये था ऊपर से नीचे, है ना। तो चाल में परिवर्तन क्या होता है, 0। चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जिस वेग से, जिस चाल से ऊपर जाती है उसी से नीचे आती। ठीक। संवेग, वेग में क्या परिवर्तन होता है, 2u वेग होता है, तो वो 2 से मल्टीप्लाई कर तो मतलब 2 गुना हो जाएगा। वेग में परिवर्तन होता है 2u, संवेग में 2mu। अब एक बात बोलूं आपको मैं, वेग क्या होता है, वेग ये होता है, वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब देखो प्रारंभिक, देखो दोनों के दोनों क्या थे, एक दूसरे को ऑपोजिट जा रहे थे, एक इस साइड में जा रहा था, एक इस साइड में, तो नेगेटिव तो होगा, श्योर सी बात है ना, नेगेटिव का साइन आएगा इसके साथ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये v1 + v2 आ जाएगा, है ना। और इन दोनों को हम v माने तो क्या हो जाएगा 2v या 2u। ठीक है ना। आपको इस झंझट में नहीं पड़ना, आपको सीधा याद रखना है कि ऊपर से नीचे आते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर जाते हैं तो वेग में u, चाल में u, संवेग में mu, गतिज ऊर्जा 1/2 mu²। ये थे नीचे से ऊपर जाने के। और ऊपर से नीचे के लिए देखो, ऊपर से नीचे के लिए आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे चाल में परिवर्तन 0, वेग में 2u, संवेग में 2mu और स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में 0, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में 0। देखो इस यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का दोनों का क्या था 1/2 mu² था, और यहाँ पे दोनों का क्या है 0 है। क्या है, दोनों का 0। मतलब आपको क्या समझ रहे हो इससे, इससे हम ये समझ रहे हैं कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने में, कंप्लीट प्रोसेस में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक। आगे देखो, यदि वायु घर्षण गणना में लिया जाए, यदि वायु घर्षण गणना में लिया जाए तो गति के लिए ऊपर जाने में लगा समय कम होगा नीचे में आने लगे समय से। ऊपर जाने में लगा समय नीचे आने वाले समय से क्या होगा, कम होगा। देखो अभी जो हमने कंडीशन पढ़ी थी उसमें वो किसकी कंडीशन थी, निर्वात की थी, जहाँ पे वायु का घर्षण कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। लेकिन अगर वायु का घर्षण जो है, वायु का जो प्रतिरोध है वो इफेक्ट डालें तो क्या होगा, ऊपर जाने में लगा समय
कम होगा नीचे जाने में लगे समय से। नीचे आते हैं तब उसकी क्या हो जाती है, वेलोसिटी कम होती है। ऊपर जाने में लगा समय कम लगता है, नीचे वेलोसिटी वेग जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेग आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, कम हो जाता है, तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। आगे देखो, ये सारी कंडीशन जो पढ़ेंगे ना, ए बी सी डी, ये सभी उसकी कंडीशन होंगी जो स्पीड से ऊपर जाता है ना, वायुकर्षण इफेक्ट करता है। जमीन पर आने पर वस्तु की चाल प्रारंभिक चाल से कम होगी, समझ रहे हो। पर मैंने आपको बता दिया, ऊपर जाते हैं तो वेग ज्यादा होता है, नीचे आते हैं तो वेग घटता जाता है। तो जमीन पर आने पर वस्तु की चाल प्रारंभिक चाल से क्या होती है, कम होगी, प्रारंभिक चाल से कम होगी। अगला है एक ही वेग मतलब परिमाण, वेग का परिमाण और संवेग का परिमाण गतिज ऊर्जा के संबंध में भी सत्य होगा। गतिज ऊर्जा के संबंध में भी सत्य होगा, मतलब वेग कम हो रहा है तो वेग का परिमाण भी कम होगा, संवेग भी क्या होगा, कम होगा, गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इन सभी में किसका यूज करते हैं, हम वेलोसिटी का यूज करते हैं। अब वेलोसिटी कम हो रही है तो ये भी क्या होंगे, कम होंगे। अगला है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई तो उसमें भी क्या थी, u²/2g थी, इसमें भी क्या है, u²/2g। लेकिन उसमें आपका टाइम क्या था, ऊपर जाने में लगा समय और नीचे में आने में लगा समय, दोनों क्या थे, u/g थे, u/g थे। लेकिन अगर आपको बोले कि ऊपर जाने में लगा समय और नीचे आने वाले कंप्लीट प्रोसेस में लगा समय क्या हो जाएगा, 2u/g। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं, भूल मत जाना है इनको, ठीक है। गति ऊर्जा का कुछ हिस्सा घर्षण के विरुद्ध खर्च हो जाता है, गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा घर्षण के विरुद्ध खर्च होता है। श्योर सी बात है, हम जैसे इस साइड में जा रहे हैं, इस साइड में जा रहे हैं और हवा इस साइड से इस साइड है, तो हमें आगे चल जाने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी ना, ऊर्जा ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, तो कुछ हिस्सा किस में खर्च हो रहा है, घर्षण के विरुद्ध खर्च हो रहा है, समझ रहे हो। अब हम तो क्या है, हम तो फोर्स बढ़ा देते हैं, हमारा तो कार्य बढ़ जाएगा, लेकिन जो एक बॉल को या पत्थर को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी तो वेलोसिटी डिसाइड हो चुकी है, उसके उसके बाद उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो अपने ऊपर ही डिपेंड रहती, तो उसका तो कुछ हिस्सा गतिज ऊर्जा का, कुछ हिस्सा घर्षण के विरुद्ध खर्च हो जाता है, तो इसलिए गतिज ऊर्जा में भी कमी हो जाती है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, INA फिजिक्स को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ऐसे ही रामबाण वीडियो चाहिए प्रत्येक टॉपिक की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे नहीं, ठीक ठाक लगे होंगे। अगर ठीक ठाक भी लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जो इस बार एयरफोर्स का एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको फीस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट की रामबाण वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।